जी एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम हमारे बुक का सबसे आखिरी चैप्टर, चैप्टर 17। नाम क्या है चैप्टर का? हमारी बुक में इसका नाम है प्रोजेक्ट अप्रेजल। इसी को ही हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कह सकते हैं। इसी को ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोला जाता था। और यही लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग भी है। हाँ, हमारी बुक में इसका नाम प्रोजेक्ट अप्रेजल है। ये चैप्टर कहाँ से आया? कॉस्ट जो कैफ 3 है, अब किसी ज़माने में ये कैफ 8 हुआ करता था। उस कैफ 8 में ये चैप्टर इंक्लूडेड होता था। तो कॉस्ट के कुछ दो चैप्टर थे, एक ये चैप्टर 16 और एक हमारी बुक का चैप्टर 15। ये दो चैप्टर पहले कॉस्ट का पार्ट होते थे जब कॉस्ट कैफ 8 होता था, और जब MFA आया तो इन दो चैप्टर को कॉस्ट से निकाल कर MFA में इंक्लूड कर दिया गया और कॉस्ट को थोड़ा छोटा पेपर करके कैफ 3 बना दिया गया। ठीक हो गया? है क्या? बेसिकली कुछ डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स हैं इस चैप्टर के अंदर। डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के अंदर डिफरेंट डिसीजन मेकिंग होती है। हमारी रूटीन की लाइफ में भी कुछ डिसीजन मेकिंग होती है। इनफैक्ट डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे होते हैं। ऐसे होता है। सुबह आपने कॉलेज आना है, डिसाइड करते हो आना है नहीं आना। उसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आप कंसीडर करते हो। क्या फैक्टर कंसीडर करते हो कॉलेज आते वक्त? किस टाइम पे जाना है, क्लास कितने बजे है, कैसे जाना है, गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है, पैदल जाना है, उबर पे जाना है, बस पे जाना है। फैक्टर्स हैं। नाश्ता करके जाना है या नहीं करके जाना है, या आके करना है या उधर करना है, ना आके जाना है या सिर्फ मुँह धो के जाना है। डिपेंड करेगा ना। क्या कह रहा है कि इतने बजे उठे हो, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि नहाना है या फिर बगैर मुँह धोई जाना है। और कोई फैक्टर्स? मेरे अब्बा जी काम पे गए या नहीं गए, ये फैक्टर भी आता है इस चीज़ में। अगर तो अब्बा जी के साथ रहते तो फिर ये फैक्टर आएगा, अगर अब्बा जी के साथ नहीं रहते तो फिर ये फैक्टर नहीं है। आपका भाई अपने स्कूल कॉलेज गया या नहीं गया, अगर तो साथ रहता है तो ये फैक्टर होगा, अगर साथ नहीं रहता तो फिर ये फैक्टर कंसीडर नहीं करोगे। मीन हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं अपनी रूटीन लाइफ में, और उस डिसीजन में कुछ फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं। वो जो फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं जिससे हमारा डिसीजन अफेक्ट हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं रेलेवेंट फैक्टर्स। अब्बा जी के साथ नहीं रहते तो अब्बा जी काम पे गए हैं या नहीं गए, ये क्या है? रेलेवेंट नहीं, इररेलेवेंट फैक्टर्स। मीन इस तरह से बिजनेस में भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें कुछ रेलेवेंट इररेलेवेंट फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। चलिए एक और डिसीजन है। आपने सपोज किसी दूसरे शहर से लाहौर पढ़ने के लिए आए हो, हॉस्टल लेना है, तो हॉस्टल लेते वक्त कुछ फैक्टर्स कंसीडर करोगे। क्या फैक्टर कंसीडर करोगे? कॉलेज से डिस्टेंस कितना है, और रेंट कितना है, यस, और फैसिलिटीज़ क्या है वहाँ पे, इंटरनेट फैसिलिटी है या नहीं, खाने की फैसिलिटी है या नहीं। चले खाना नहीं है तो क्या खाना कोई मार्केट करीब है, हॉस्टल रोड से कितना दूर है, अगर आपको कन्वीनियंस यूज़ करनी है तो। क्या ख्याल है? क्या हॉस्टल लेते वक्त ये भी आप देखोगे कि मुझे कितने पेपर देने हैं? नहीं, पेपर 2 देने हैं, 4 देने हैं, हॉस्टल की फ़ी आपने उतनी देनी है। तो पेपर कितने देने हैं, लास्ट टाइम मेरा रिजल्ट क्या आया था, क्या ये भी देखोगे आप हॉस्टल लेते वक्त? नहीं। क्या ख्याल है? नहीं, सिर्फ ये देखो कि हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या हैं, हॉस्टल कॉलेज से कितना दूर है, हॉस्टल के करीब कोई मार्केट है या नहीं, रोड से कितना दूर है, हॉस्टल कैसा है, एनवायरनमेंट उसका कैसा है, आपने पेपर कितने देने हैं। ये फैक्टर हॉस्टल लेने में इन्वॉल्व नहीं है। लास्ट टाइम आपका रिज़ल्ट क्या आया था, आपके दोस्त का क्या रिज़ल्ट आया है, ये फैक्टर हॉस्टल लेने में इन्वॉल्व नहीं है। आपका दोस्त कहाँ पे रहता है, ये फैक्टर इन्वॉल्व हो सकता है। क्यों? ओबियसली दोस्त से मिलना जुलना भी है तो आप देखोगे कि उसके करीब होना चाहिए।
यानी दोस्त ने लास्ट टाइम मिलने जुलने में तबाही मेरी कर दी थी, इस दफ़ा उससे दूर हॉस्टल लेना चाहिए, तो ये फैक्टर होगा कि दोस्त कहाँ पे रहता है। हाँ, दोस्त के पेपर कितने पास हुए हैं, दोस्त कितने पेपर पढ़ रहा है, ये फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। मीन हर डिसीजन में कुछ न कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी बात है। अब सपोज हमने हॉस्टल नहीं लेना, हम पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और हमारे पास कुछ पैसे आ गए, हमने सोचा अपना एक घर ले लें। अब ये घर लेते वक्त भी कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे? सोसाइटी, मीन कहाँ पे घर लेना चाहिए, कितना बड़ा लेना चाहिए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे। घर की सराउंडिंग में एरियाज़ क्या क्या है, शॉपिंग एरिया कहाँ पे कोई नज़दीक है, मार्केट कहाँ पे कोई नज़दीक है, रोड के कितना करीब है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट वहाँ की कितनी है। अभी बच्चे हुए नहीं तो आप देखोगे स्कूल करीब है या नहीं है। अभी बच्चे हुए नहीं, लेकिन उसके बावजूद क्यों एक गरीब आदमी पूरी ज़िंदगी लगा के बड़ी मुश्किल से एक घर बना पाता है। तो अल्टीमेटली अभी शादी भी नहीं हुई शायद, लेकिन फिर भी आप देख रहे होगे कि इसके करीब कोई स्कूल है या नहीं है। मस्जिद बेशक कभी नहीं गए नमाज़ पढ़ने, लेकिन फिर भी देख रहे होगे करीब मस्जिद है या नहीं है। बच्चे नहीं हुए, लेकिन आप देख रहे होगे करीब कोई पार्क है या नहीं है। क्यों? ये जो आपका डिसीजन है ये फॉर लाइफ डिसीजन है। घर बार बार नहीं लिया जाएगा, एक ही दफ़ा लिया जाएगा। अब जो हॉस्टल लेना है आपने, वो भी एक डिसीजन है, लेकिन क्या वो फॉर लाइफ डिसीजन है? नहीं, वहाँ पे आप जो फैक्टर कंसीडर कर रहे होगे ना, वो देख रहे होगे शॉर्ट टर्म के लिए। घर लेते वक्त एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो वहाँ पे आप जो फैक्टर्स देख रहे होगे वो भी उस लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेटेड ही देख रहे होगे। इस तरह से बिजनेस के अंदर भी दो तरह की डिसीजन मेकिंग होती है। एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, मीन ऐसे डिसीजन जिनका इम्पैक्ट एक साल के अंदर अंदर आना है, मीन एक साल बाद वो काम शायद नहीं करना। और कुछ लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लाइक कोई बड़ा प्लांट मशीनरी आपने इंस्टॉल करना है, कोई बिल्डिंग नई लेनी है, तो उसमें कुछ और फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे। हाँ, इस तरह से बिजनेस में दो तरह की डिसीजन मेकिंग टेक्निक हमें सीखनी है। जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक हैं वो हम सारी की सारी कॉस्ट में पढ़ेंगे, उसमें सारी की सारी क्या है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक। जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग टेक्निक है बिजनेस की, वो हम कहाँ पे पढ़ेंगे, MFA के अंदर। अब लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग क्या क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग क्या क्या हो सकती है। सपोज आपने कोई न्यू प्लांट परचेज करना है, शॉर्ट टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है, 5-10 साल चलना है, क्या कहला है। और क्या हो सकता है, कोई एसेट रिप्लेस करना है आपने, एसेट रिप्लेसमेंट, कोई न्यू प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है, सारी ज़िंदगी हो सकता है आपको इसी प्रोडक्ट के ऊपर ही चलना पड़ेगा। कोई न्यू बिल्डिंग आपने जो है वो इंस्टॉल करनी है, या अपना हेड ऑफिस बिल्डिंग जो है वो आपने चेंज करनी है, पुरानी को बेच के चेंज करनी है। ये सारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन है। कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो आपने स्टार्ट करना है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, मीन बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा था, साथ उसको एक्सपैंड करने के लिए आप कुछ और भी बिज़नेस करना चाहते हो, तो ये सारे क्या हैं, लॉन्ग टर्म डिसीजन हैं। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे मैनेज करने हैं, इनको कैसे इवैल्यूएट करना है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, ये जब भी आप लेते हो, ये काम करने जाते हो, तो एक तरह का एक प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो, एक हैवी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, तो इसलिए इसको प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का नाम भी दिया जाता है। अब ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कुछ टेक्निक्स हैं हमारे पास। क्या टेक्निक्स हैं, कुछ 4 तरह की टेक्निक्स हैं। मीन लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल या इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ 4 तरह की टेक्निक्स हैं। एक को ARR का नाम दिया जाता है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एक टेक्निक है पे बैक पीरियड, एक टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, और एक टेक्निक है IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की 4 तरह की टेक्निक्स हैं, ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, और IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें ये जो ARR है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पे बैक पीरियड हमारे सिलेबस में है, NPV हमारे सिलेबस में है, IRR हमारे सिलेबस में है, जिनको हमने डिटेल में स्टडी करना है।
डिफरेंट क्वेश्चंस हमें दिए जाएंगे, ये कंपनी करने जा रही है, तो आप पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें इस प्रोजेक्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को, नहीं एनपीवी के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें, नहीं आईआरआर के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएट करें। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में अपीयर होगा। अभी पिछले अटैम्प्ट में भी कुछ 14 नंबर का क्वेश्चन उसने टेस्ट किया, इस अटैम्प्ट में भी मस्ट टेस्ट होगा। हमारी जो आई कैप की बुक है उसके अंदर एनपीवी और आईआरआर के ऊपर तो उसने क्वेश्चंस अच्छे खासे दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली पे बैक पीरियड के ऊपर उसने ना तो कोई क्वेश्चन दिया है ना ही कोई मटेरियल दिया है, लेकिन जो सिलेबस आउटलाइन है उसके अंदर पे बैक पीरियड लिखा हुआ है। दिस मीन्स सिलेबस का पार्ट है। हाँ, बुक की कमी है, कोताही है बुक बनाने वाले की, उसने बुक के अंदर इसका कोई मटेरियल नहीं दिया, लेकिन हमें पढ़ना है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बातें करेंगे किसकी, पे बैक पीरियड की। क्या है ये पे बैक पीरियड? पे बैक पीरियड क्या है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में पे बैक मीन रिकवर हो जाएगी। वो जो टाइम है कि कितने टाइम में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी उसे हम नाम देते हैं पे बैक पीरियड का। एक प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और हमने देखना है कि कितने सालों में, कितने टाइम में ये हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी, मीन कितने टाइम में हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद आगे कुछ और भी मिलता रहेगा, लेकिन ये हमारा इन्वेस्टेड पैसा कितने टाइम में वापस मिल जाएगा उसको नाम दिया जाता है पे बैक पीरियड। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी, सपोज ₹300,000। नेट कैश फ्लो, नेट एनुअल कैश फ्लो आपको मिलेगा ₹60,000। क्या मुझे आप बता सकते हो कितने सालों में आपकी ये इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी? 5 साल में। सिंपल सी बात है, 5 सालों में। एवरी ईयर अगर 60,000 मिलना है तो 60 × 5 क्या बना, 300,000 मीन 5 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। जो 5 साल है ये क्या है, पे बैक पीरियड। कैसे निकाला हमने, एक फार्मूला हमने बना लिया पे बैक पीरियड का। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लोस। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करेंगे नेट एनुअल कैश फ्लो से। नेट एनुअल कैश फ्लो इसमें कितना था हमारा 60,000, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 300,000, तो हमारे पास 5 आंसर आ गया। क्या, 5 ईयर्स पे बैक पीरियड, 5 ईयर्स पे बैक पीरियड। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब मुझे ये बताओ, हमने इसको इवैल्यूएट भी करना है। 5 साल पे बैक पीरियड आ गया तो हमने देखना है क्या ये ठीक है या नहीं है। जो हमें एज ए CFO कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी का सेठ ये कहेगा कि ये प्रोजेक्ट है, इसका मुझे पे बैक पीरियड बता और बता कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो 5 साल आ गया पे बैक पीरियड, कम है या ज़्यादा है? ये डिपेंड करेगा कंपनी का एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड कितना है। अगर तो कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहाँ से 4 सालों के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए, तो फिर क्या ये प्रोजेक्ट कंपनी को करना चाहिए? नहीं। क्यों? ये कंपनी का जो पॉलिसी है 4 सालों में इन्वेस्टमेंट रिकवर करनी है हर प्रोजेक्ट से, उससे बियॉन्ड जा रहा है। हाँ, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ से कम 6 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए, मीन 6 साल से ऊपर वाला प्रोजेक्ट हम अफोर्ड नहीं करते। क्यों? 6 साल बाद दुनिया बदल जाती है, हालात ही डिफरेंट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते वक्त प्रोजेक्ट्स वो इन्वेस्ट करते हैं
जिसमें कम से कम 6 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए। तब अगर 5 साल पे बैक पीरियड आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट है, मीन ये इन्वेस्टमेंट कंपनी को करनी चाहिए। अगर पे बैक पीरियड कंपनी का जो पॉलिसी है वो 4 साल है और इस प्रोजेक्ट का 5 साल आ रहा है, तो क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में? नहीं करनी चाहिए। क्यों? डिसीजन मेकिंग के लिए हम पे बैक पीरियड को यूज़ कर रहे हैं। पे बैक पीरियड की बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि इस प्रोजेक्ट में कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और कैसे हम ये डिसाइड करेंगे? पे बैक पीरियड निकाल के कंपनी का जो एक्सपेक्टेड पे बैक पीरियड है या जो पॉलिसी है कंपनी की, उसके साथ कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल टू, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी कितनी, सपोज 200,000 की। कंपनी पे बैक है कितना, सपोज 3 इयर्स। कैश फ्लोज की बात करें, नेट कैश फ्लोज, ईयर 1 में जो है वो कंपनी को मिलेगा 40,000, ईयर 2 में जो है वो कंपनी को मिलेगा सपोज 70,000, ईयर 3 में जो है वो कंपनी को मिलेगा सपोज 50,000, ईयर 4 में कंपनी को मिलेगा सपोज 40,000, ईयर 5 में कंपनी को मिलेगा सपोज 30,000 और ईयर 6 में कंपनी को मिलेगा सपोज 25,000। मीनी एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर 200,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है तो आने वाले 6 सालों में कंपनी को इतना इतना कैश फ्लो मिलेगा। ईयर 1 में इतना मिलेगा, ईयर 2 में इतना मिलेगा, ईयर 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना, 6 में इतना। ठीक हो गया? आप मुझे इस इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड निकाल के दे सकते हो? इस इन्वेस्टमेंट का पे बैक पीरियड निकाल के दे सकते हो? कितना? 4 साल। कैसे? 4 7 11 1 10 यहाँ पे रिकवर हो गया, 50 ये 160 रिकवर हो गया और फिर 40 यहाँ पे रिकवर हुआ, तो 200,000 4 सालों में रिकवर हो गया। तो पे बैक पीरियड कितना निकला? 4 साल। ठीक हो गया? पे बैक पीरियड कितना निकला? 4 साल। इसको कंप्यूट करने के लिए हम यूँ 2 कॉलम भी बना सकते हैं। सपोज हमने कहा जी ये एक कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। एक कॉलम को हमने नाम दे दिया कैश फ्लोज का और दूसरे कॉलम को हम नाम देते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज या इसे बैलेंस का नाम भी आप दे सकते हो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो या फिर बैलेंस। इनिशियली आपकी इन्वेस्टमेंट है कितने की? 200,000 की। दिस मीन इनिशियली जो है वो 200,000 क्या है? नेगेटिव है। कहाँ पे? ईयर 0 में। ईयर 0 बोलते हैं ईयर 1 के स्टार्ट को। मीन ईयर 1 के स्टार्ट में आप इतना इन्वेस्ट करोगे तो ईयर 1 के एंड पे आपको कितना मिलेगा? 40,000। क्या ख्याल है? सो ईयर 1 में आपको कितना मिला? 40,000। तो ये 40,000 मिलने के बाद क्यूमुलेटिव रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 160,000। ईयर 2 में आपको मिला कितना? 70,000। तो ये 70 इसमें से माइनस किया तो क्यूमुलेटिव कितना बचा? 90,000। ईयर 3 में आपको मिला कितना? 50,000। तो क्यूमुलेटिव कितना बचा? 40,000। ईयर 4 में आपको मिला कितना? 40,000। तो क्यूमुलेटिव कितना बचा? नेगेटिव। और जहाँ पे नेगेटिव मतलब ये 0 आ गया क्यूमुलेटिव बैलेंस, उस साल पे हम क्या करेंगे? पे बैक पीरियड निकाल लेंगे। हमारा पे बैक पीरियड कितना है? ये 4 इयर्स है। इसको अगर हम पूरा कंप्लीट करें, कहता है जी ईयर 5 में आपको जो है वो मिलेगा कितना? 30,000। तो क्यूमुलेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 30,000। ये नेगेटिव चलता आ रहा था।
ईयर 6 में आपको मिला कितना 25,000, तो क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा पॉजिटिव 55,000। तो पे बैक पीरियड जहाँ पे क्यूमुलेटिव 0 आ गया वो ईयर क्या है आपका पे बैक पीरियड, और 0 कहाँ पे आया ईयर 4 में, तो 4 साल क्या है पे बैक पीरियड है। ये बात समझ आती। अगर तो सिंपल एक ही नेट एनुअल कैश फ्लोज हैं तो फिर हम फार्मूला में पुट कर देंगे नेट इन्वेस्टमेंट है हमारी कितनी 300,000 की डिवाइडेड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो, और वो कितना है 60,000, तो 5 इयर्स हमारे पास पे बैक पीरियड आ गया था। लेकिन अगर कैश फ्लोज इवनली नहीं है, सेम नहीं है, ओवर द पीरियड डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट कैश फ्लो की सूरत में हम क्या किया करेंगे, 2 कॉलम बना लिया करेंगे, एक कैश फ्लोज का और एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या किया करेंगे पे बैक निकाला करेंगे, और जहाँ पे क्यूमुलेटिव 0 हो गया वो क्या है हमारा पे बैक है। चलो आगे एक एग्जांपल 3 में चलते हैं। क्या इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी एग्जांपल 2 में? क्यों? कंपनीज का जो रिक्वायर्ड पे बैक पीरियड है वो कितना है 3 इयर्स है, और यहाँ से कितना जनरेट हो रहा है 4 ईयर जनरेट हो रहा है। हाँ अगर रिक्वायर्ड 5 इयर्स होता फिर कर लेनी चाहिए, क्यों अंडर आ रहा है रिक्वायर्ड के। एग्जाम्पल 3 वो कहता है जी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपकी ₹180,000, नेट एनुअल कैश फ्लोज जो है आपके ईयर 1 में जो है वो आपको मिल रहा है कितना सपोज 40,000, ईयर 2 में मिल रहा है 50,000, ईयर 3 में मिल रहा है चलिए 70 रख लेते हैं, ईयर 3 में आपको मिल रहा है 50,000, ईयर 4 में आपको मिल रहा है 60,000, ईयर 5 में आपको मिल रहा है 30,000, और ईयर 6 में आपको मिल रहा है सपोज 25,000। व्हाट इज पे बैक पीरियड? व्हाट इज पे बैक पीरियड? बनाओ 2 कॉलम, कैश फ्लो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर दें प्लीज। थ्री ईयर्स एंड 4 मंथ भी आपने निकाली, क्या बात है। ये अपने साथ क्यूमुलेटिव बनाया नहीं, कैश फ्लो और क्यूमुलेटिव हमें दोनों सेपरेट बनाना पड़ेंगे। कि जो बना हुआ इसी को ठीक कर ले। जी 180 का हमारे पास जो है वो नेगेटिव बैलेंस है ईयर 0 में, मीन इतनी हमारी इन्वेस्टमेंट है जो हमने रिकवर करनी है ओवर द ईयर्स। ईयर 1 में हमें मिल रहा है 40,000, ईयर 2 में हमें मिल रहा है 70,000, ईयर 3 में हमें मिल रहा है 50,000, ईयर 4 में मिल रहा है हमें 60,000, ईयर 5 में मिल रहा है 30,000, और ईयर 6 में मिल रहा है 25,000। अब ईयर 1 में 40,000 मिलने के बाद ये बाकी कितना बच जाएगा 140,000।
ईयर 2 में 70,000 मिलने के बाद ये बाकी कितना बच जाएगा 70,000। ये 50,000 मिलने के बाद बाकी कितना बच जाएगा 20,000। और इधर 60,000 मिलने के बाद ये पॉजिटिव हो गया कितना 40,000। दिस मीन पे बैक पीरियड हमारा जो है वो ईयर 4 के अंदर कहीं पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है ईयर 4 के अंदर कहीं पे आ रहा है। ईयर 4 में टोटल जनरेट हुआ है 60,000। सिर्फ पे बैक पीरियड के क्वेश्चन में हम एक अजम्पशन लेंगे कि ये जो है वो एवरी मंथ सेम के अकॉर्डिंगली जनरेट हुआ है। मीन अगर 60,000 है एक साल का, दिस मीन को 5,000 एवरी मंथ जनरेट होता रहा है। सिर्फ पे बैक पीरियड में ये अजम्पशन लेंगे हम, एनपीवी या आईआरआर में ये अजम्पशन नहीं लेंगे। ठीक है, पे बैक पीरियड में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कैश फ्लो एवरी मंथ जो है वो सेम के अकॉर्डिंगली ईयर बैलेंस निकला है। दिस मीन पे बैक पीरियड जो है हमारा आ रहा है कहीं पे ईयर 3 और 4 के बीच में। अब ये पे बैक पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ईयर 3 है ये लेंगे और प्लस एक फ्रैक्शन हम लेंगे। क्या फ्रैक्शन लेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। पूरे साल में जनरेट हुआ कितना 60,000। तो हमने देखना है कि पूरे साल में 60,000 जनरेट हुआ है तो ये 20,000 कितने टाइम में जनरेट हुआ होगा। पूरे साल में 60,000 जनरेट हुआ है तो हमने देखना है ये 20,000 कितने टाइम में जनरेट हुआ होगा। तो क्या करेंगे हम 20,000 डिवाइडेड बाई 60,000 करेंगे, मीन इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। क्या आ गया हमारे पास 3 प्लस ये क्या फ्रैक्शन क्या बनती है पॉइंट 0.333। दिस मीन हमारा पे बैक पीरियड आ गया 3.333 ईयर्स। 3.333 ईयर्स। क्या ख्याल है, मंथ में निकालना है तो क्या करेंगे 3.333 को मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ होते हैं टोटल 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास शायद 4 आंसर आ जाएगा। क्या ख्याल है 4 मंथ्स आ जाएगा। मीन क्या आ गया हमारे पास पे बैक पीरियड 3 years and 4 months। 3 years and 4 months। ये बात समझ आती। ये 3 डिफरेंट सिनेरियो हमने कवर किए। पहले में सिंपल सेम कैश फ्लो है एवरी ईयर, तो फार्मूला में पुट करो पे बैक पीरियड आ गया। हाँ, अगर कैश फ्लो एवरी ईयर सेम नहीं है तो फिर क्या करेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, एक कैश फ्लोज का और एक क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का। और उसमें देखेंगे जहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 हो जाएगा वो हमारा क्या होगा पे बैक पीरियड। और अगर 0 नहीं हुआ तो फिर देखना है वो नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ पे कन्वर्ट हुआ। दिस मीन 3 साल तो पूरे लगे, बाकी ये चौथे साल का कुछ पार्ट लगा, वो कितना पार्ट लगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव फिगर्स को नेक्स्ट ईयर का जो कैश फ्लो है उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाएगी जहाँ से हमारे पास पे बैक पीरियड निकल आएगा। ये बात समझ आती है। अब ज़रूरी नहीं इसको मंथ में कन्वर्ट करो, कर दो तो अच्छी बात है, ना करो तो 3.333 ईयर्स ये भी पे बैक पीरियड आंसर ठीक होगा। सो पे बैक पीरियड है क्या, एक टाइम पीरियड है जो क्या डिफाइन कर रहा है, इन हाउ मच टाइम आर इन्वेस्टमेंट कुड बी रिकवर्ड। हम कितने टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हैं उसे क्या नाम दिया जाएगा, पे बैक पीरियड का। और सबसे जो सिंपल टेक्निक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की वो क्या है, पे बैक पीरियड है। सिंपली आपने क्या करना है, सेम कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट डिवाइड करो, पे बैक पीरियड आ गया, या निकाल लो कैलकुलेट कर लो कैसे, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का एक कॉलम बना के देखो कि कितने ईयर और कितने टाइम में पेमेंट हमारी रिकवर हो रही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल 4। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी 100,000। कैश फ्लोज हैं
जिसमें कुछ इनफ्लोज भी हैं और कुछ आउटफ्लोज भी हैं। ईयर 1 का इनफ्लो है 90,000 और आउटफ्लो है 70,000। ईयर 2 का इनफ्लो है 60,000 और आउटफ्लो है 45,000। ईयर 3 का इनफ्लो है हमारे पास 1 लाख और आउटफ्लो है हमारे पास 70,000। ईयर 4 का हमारे पास इनफ्लो है 140,000 और आउटफ्लो है 125,000। ईयर 5 का हमारे पास इनफ्लो है 90,000 और आउटफ्लो है हमारे पास 75,000। कैलकुलेट पे बैक पीरियड। पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर होनी चाहिए। नहीं हो रही। चलिए ठहरे 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 ठहरे, इसको आप कर ले 105,000। ईयर 4 का जो आउटफ्लो है वो 105 कर लें। फोर ईयर्स निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? हमने लेना होते हैं नेट कैश फ्लोस। नेट का मतलब क्या है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो इधर हमने कैश फ्लोज ले लिए और वो हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है हमारी 100,000 की। तो 100,000 ही हमारे पास क्यूमुलेटिव है नेगेटिव। ईयर 1 में हमें जो है वो मिलेगा कितना? 15,000। 20,000। अच्छा, ईयर 1 में हमें मिलेगा 20,000। यस, 20,000 मिलने के बाद ये बच जाएगा 80,000 नेगेटिव। ईयर 2 में हमें मिलेगा कितना? 15,000 और ये मिलने के बाद ये कितना बच जाएगा? 65,000 और फिर हमें मिलेगा 30,000 तो ये बच जाएगा कितना? 35,000 और फिर हमें मिलेगा 35,000 तो ये बन जाएगा 0। दिस मीन कितने सालों में? 4 सालों में हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
सो पे बैक पीरियड हम कवर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये हमें पता चल गया। ये नहीं चल रहा, ये प्रोजेक्टर तो ऑन करो, प्रोजेक्टर ऑन करो। सो क्या है पे बैक पीरियड? इन्वेस्टमेंट हमारी कितने टाइम में रिकवर हो जाएगी। डिफाइन अगर हम करना चाहें तो क्या डिफाइन करेंगे? टाइम पीरियड इन विच इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। टाइम पीरियड इन विच इन्वेस्टमेंट कैन बी रिकवर्ड। क्यों पढ़ रहे हैं हम? कि अगर बिजनेस किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। तो क्या करेगा? पे बैक पीरियड निकाल के देखेगा कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रही है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी उतनी टाइम पीरियड की इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट करो, अगर नहीं है तो फिर नहीं करो। नहीं, बिजनेस के पास 5 डिफरेंट प्रोजेक्ट आ जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो जिसका सबसे कम पे बैक पीरियड होगा उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। क्या ख्याल है? जिसका सबसे कम पे बैक पीरियड होगा उसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। या देखा जाएगा कंपनी की पॉलिसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली अगर 2-3 आ गए तो फिर भी देखा जाएगा किस में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, फिर अदर फैक्टर साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन? एक्सपेक्टेड वो कंपनी ने पहले से डिसाइड किया होता है, पास्ट अपने प्रोजेक्ट से सीख के डिसाइड किया होता है कि भाई नहीं, आइंदा के बाद हमने बस 3 साल से ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। मीन ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी जहाँ से कम 3 सालों में पैसा रिकवर होना चाहिए। इन्वेस्टर आपको कहता है भाई मैं आपको पैसा 3 सालों के लिए दे रहा हूँ, तो इन्वेस्टर को तो आपने 3 सालों में देना है। हाँ, वो प्रोजेक्ट बेशक आपका 10 साल चलना है, लेकिन अगर 3 सालों में वो इन्वेस्टर का पैसा निकल के आप वापस कर सकते हो तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, वरना नहीं। बैंक से लोन लिया आपने 5 सालों के लिए, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट तो आपने सारी ज़िंदगी चलाना है, लेकिन बैंक को लोन देना है 5 साल के अंदर अंदर वापस। तो अगर तो इस प्रोजेक्ट से वो बैंक का लोन 5 सालों में निकल सकता है तो आप इसमें पैसा लगाओगे, अगर 5 सालों में निकल नहीं सकता तो आप वापस कैसे दोगे? ठीक हो गया। तो इसलिए वो जो एक्सपेक्टेड है वो इस तरह से निकाला जाता है कि इन्वेस्टर की क्या पीछे से रिक्वायरमेंट है या फाइनेंशियल बैंक की क्या रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन हमें मिलेगा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 3, स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बोर्ड पे नजर आ रहा है। कहता है नेशनल लिमिटेड कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द 4 प्रोजेक्ट्स बिलो। द कंपनी इंटेंड्स टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। Calculate payback period in each of the following case and suggest a suitable project on its basis। तो 4 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट A, B, C, D, आपने चारों का पे बैक पीरियड निकाल के बताना है किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए। गुड लक एवरीबॉडी। चारों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड आपको निकालना है और फिर बताना है कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कंपनी को। एक्सपेक्टेड है ही नहीं, है ही नहीं, जिसका कम होगा वो प्रेफर किया जाएगा। बी दे लो, निकाल के मुझे बता दो फिर देखते हैं।
जी प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड 3 ईयर्स ही आ रहा है, प्रोजेक्ट बी का 2.5 मैं यूँ भी कह सकता हूँ 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, और इसका 3 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, और इसका 2 ईयर्स एंड 10 मंथ्स, ओके, और इसका 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। तो सबसे कम किसका है? प्रोजेक्ट बी का। तो सो द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट बी। डिसीजन फाइनल नीचे अंग्रेजी लिखी जा सकती है। The company should invest in project B because it has lowest payback period of 2 years and 6 months। क्या कहना, अंग्रेजी लिखी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप कर दें तो पे बैक पीरियड आपको समझ आ गया। क्या कंपनी को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्यों करनी चाहिए? कितना पे बैक पीरियड आया? 2 पॉइंट मंथ्स बताएं मुझे। 2 ईयर्स एंड इन्वेस्टमेंट आपने कितनी ली है? 140 लिए, 160 लिए? 160 इन्वेस्टमेंट लेनी है। क्यों? ये 20,000 वर्किंग कैपिटल का मिला के टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी हो रही है? 160,000 की। क्या ख्याल है? तो 160 में से 40 आपको ईयर 1 में मिल गया, बाकी 120 रह गया, 50 यहाँ पे मिला, बाकी 70 रह गया, तो 90 यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो क्या करोगे आप? 70 डिवाइड बाई 90 करोगे, 9 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। क्यों? फ्रैक्शन को रिजॉल्व करोगे तो 9.3 समथिंग आंसर आ रहा होगा, तो 9 मंथ्स कंप्लीट। क्या ख्याल है? तो क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट बिकॉज इट्स पे बैक पीरियड इज लोअर देन द कंपनी रिक्वायर्ड पे बैक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक हो गया? पे बैक पीरियड आप लोगों ने सीख लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप लोगों ने 4-5 क्वेश्चन किए और ये एक टॉपिक हमारा हो गया। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम एनपीवी स्टार्ट करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्यूएम पढ़ा हुआ आप लोगों ने? कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग पढ़ी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करती है पढ़े हुई है। कल से आप लोगों के पास कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए, कैलकुलेटर के बिना कल से क्लास में नहीं आना प्लीज़। भाग जाओ, कल मिलते हैं।